हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th की मैथ्स को। इस पूरे साल मैं आपको क्लास 11th की मैथ्स को पढ़ाऊँगा। बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा। सारी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब देखो, बस आपको करना क्या यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पढ़ना सेट्स को। तो देखो, सबसे पहला हम लोग यही समझते हैं कि यार ये सेट का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जो क्लियर करता हूँ वो ये क्लियर करता हूँ कि यार ये सेट का मतलब क्या होता है। देखो, सेट की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको आराम से समझाता हूँ, है ना। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि जो सेट होता है ना, वो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। देखो, आपको दो टर्म को अच्छे से समझना है। एक तो इस टर्म को समझो, वेल डिफाइंड को, और एक मतलब समझो कलेक्शन को। देखो, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप कलेक्शन तो समझते हो ना यार। जैसे मान लो आपके पास में बुक्स का कलेक्शन है, या आपके पास में पेन्स का कलेक्शन है, आपके पास में ज्वेलरीज का कलेक्शन है, कुछ भी कलेक्शन हो सकता है। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए आप लोगों का? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब सर, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, हमें ये बताओ। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। आपको क्या करना है? 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, उनका कलेक्शन मेरे को बताना है, ठीक है। 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन बताओ। तो यार, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे चलता जाएगा ना भाई, ये है ना। देखो, ये 3 डॉट मैंने क्यों लगाए हैं? ये 3 डॉट में पहले डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरे डॉट का मतलब होता है सो, और थर्ड डॉट का मतलब होता है ऑन, एंड सो ऑन। मतलब ये चलता ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा चलता ही जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं आप लोगों के? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे? देखो, 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताने हैं। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 और 4 आ जाएगा, है ना। तो देखो, ये जो 5 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ना, ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है सर आपके पास में? वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है ये? वेल डिफाइंड इसलिए है ये, क्योंकि देखो, अगर आप दुनिया में मान लो आपके पास में 10 बंदे हैं, दुनिया में आप 10 बंदों में से किसी को भी पूछ लो जो पढ़ा लिखा होगा, है ना, कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो क्या बोलेगा भाई? 1 2 3 4 ही तो बोलेगा। तो अगर आप दुनिया में किसी भी बंदे से पूछ लो कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 और 4। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? विच इज सेम फॉर एनी वन या एवरी वन, विच इज सेम फॉर एवरीवन। जो हर किसी के लिए क्या होता है? सेम होता है। मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता कि भाई मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेरे लिए 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है और आपके लिए कुछ और है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर का ये जो कलेक्शन था ना, ये कलेक्शन क्या बन गया आप लोगों का? वेल डिफाइंड बना। और इसलिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, तो इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। देयरफॉर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इज अ सेट। ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? एक सेट बन जाएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या, कि 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन क्या होगा? एक सेट होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर।
भाई एक साल में आने वाले जितने भी मंथ होते हैं ना, उनका कलेक्शन बताओ। तो यार इसको तो हर जो भी बोलेगा वो उसका आंसर सेम ही तो होगा। भाई आप क्या बोल दोगे कि एक साल में आने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, तो आप बोलोगे जनवरी आता है, आप बोलोगे फेब यानी कि फरवरी आता है, मार्च आता है ना, अप्रैल आता है। ऐसे करते करते आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे आप लोग कि लास्ट में दिसंबर आ जाता है। तो भाई जो भी आप किसी से भी पूछोगे तो वो एक साल में आपको कितने मंथ्स बताने वाला है, 12 मंथ ही तो बताने वाला है। समझ लो मेरी बात को। तो बेसिकली ये जो कलेक्शन है ना आप लोगों का, ये वाला कलेक्शन, ये कलेक्शन भी क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक सेट बन जाएगा। तो ये सेट क्यों बना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड का मतलब कि ये हर किसी के लिए सेम है। आप 10 बंदों से पूछ लो कि एक साल में आने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, तो वो क्या बोलेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, इस तरीके से ही तो बोलेगा वो। तो बेसिकली ये भी आपका एक सेट बन गया। तो आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आई, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो सेट ना हो। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूं जो सेट नहीं होगा। तो मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल, या ऐसा लिख लो कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, है ना। भाई दुनिया में आपको बेस्ट क्रिकेटर्स का क्या बताना है, कलेक्शन बताना है। अब देखो ये थोड़ी ना वेल डिफाइंड होगा। भाई ये तो हर किसी के लिए सेम थोड़ी ना होगा। जैसे मान लो मैं हूँ प्रियांशु, मैं हूँ, है ना, तो मेरे लिए मान लो कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट लिख लो, या चलो 3 बेस्ट क्रिकेटर्स लिख लो, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो मान लो मेरे लिए कौन कौन है, भाई मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट है ना, विराट कोहली। ठीक है, मेरे लिए मैक्सवेल बेस्ट है, मैक्सवेल, है ना। और मान लो मेरे लिए कौन है, ए बी डिविलियर्स है, ए बी डिविलियर्स। ठीक है, तो देखो ये तो मेरे लिए भाई साहब बेस्ट है। मान लो कोई और लड़का है जिसका नाम है रोहित, है ना, तो रोहित के लिए कोई और बेस्ट होगा। ऐसे ही मान लो कोई और है ना, जैसे मान लो सुमन है, तो सुमन के लिए कोई और बेस्ट होगा। तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड का कलेक्शन आ रहा है ना, ये आपके पास में एक वेल डिफाइंड थोड़ी ना आ रहा है। भाई ये तो पर्सन टू पर्सन क्या करता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है। किसी और के लिए कोई और बेस्ट है, किसी और के लिए कोई और बेस्ट है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। भाई ये तो वेल डिफाइंड नहीं होगा ना, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होगी, हर किसी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेटर कोई और होगा। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट। इसलिए ये क्या नहीं होगा, यहाँ पे एक सेट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये वाली डेफिनेशन अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास में सेट क्या होता है ना। सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेट बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको ना 2 सिंबल बताता हूँ, या पहले एक काम कर लेते हैं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उन स्टैंडर्ड सेट के बारे में बताता हूँ मैं आपको, है ना। कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उन स्टैंडर्ड सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट्स, कौन कौन से स्टैंडर्ड सेट होते हैं। देखो सबसे पहला जो आपका स्टैंडर्ड सेट आता है ना सर, वो आता है आप लोगों का नेचुरल नंबर। कौन सा आता है हमारे पास में, नेचुरल नंबर्स। अब यार नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास में, देखो ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, है ना, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था ना, इसको सेट क्यों बोला। तो भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में अगर आप किसी से भी पूछोगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वो क्या बोलेगा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हर किसी का आंसर सेम ही तो रहेगा, वो 1 2 3 4 ही तो बोलता जाएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या एक सेट है।
अच्छा, नेचुरल नंबर में देखो आपका जो कैपिटल लेटर आ रहा है वो एन आ रहा है ना, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन किसके बराबर आ जाएगा भाई? नेचुरल नंबर है ना ये, मतलब अगर आपको मैथ्स में कहीं पे भी कैपिटल एन दिख जाए ना, तो इसका मतलब वो कैपिटल एन किसके लिए लिखा होगा? नेचुरल नंबर के लिए। कैपिटल एन किसके लिए होगा? नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा भाई आपके पास में। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अच्छा, और आपको एक और स्टैंडर्ड सेट बताता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ योर होल नंबर्स। कौन से आते हैं आपके पास में? होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सर होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना। ज़ीरो, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से, है ना। तो देखो होल नंबर का जो कैपिटल लेटर है वो डब्लू है, तो इसलिए होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्लू से दिखाते हैं। सर होल नंबर सेट क्यों था? तो बेटा होल नंबर का आप देखो ना, आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे कि सर होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो वो बोलेगा जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, यही तो बोलेगा वो। तो होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी आपका चलता जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये होल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कौन से आते हैं? तो नेक्स्ट आते हैं सर हमारे पास में इंटीजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में कौन से? इंटीजर्स। सर इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनमें देखो ये नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले। जैसे देखो आपने क्या लिखा, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, भाई ये नेचुरल नंबर ही तो है सारे के सारे। ये क्या है आपके पास में? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अब नेचुरल नंबर के पहले ना आप ज़ीरो भी लगा लो। तो नेचुरल नंबर लगाया मैंने, फिर ज़ीरो लगाया, और फिर आप नेचुरल नंबर के नेगेटिव लगाओ। सर नेचुरल नंबर के नेगेटिव का मतलब क्या है भाई? 1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1। 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -2। 3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -3। अब जितने नेचुरल नंबर होंगे उन सारे के नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? तो नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए उनके नेगेटिव नंबर भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये क्या है आपके पास में? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप देख लो इंटीजर्स में क्या क्या आए आपके पास में? नेचुरल नंबर्स भी आए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आया, और ज़ीरो भी आया। अच्छा, इंटीजर्स को ना कई लोग आई से डिनोट करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो, और कई लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। तो आप आई से भी डिनोट कर सकते हो और जेड से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, अब इंटीजर सेट क्यों है? क्योंकि सर इंटीजर्स, कोई पूछेगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर उसमें नेचुरल नंबर आता है, उसमें ज़ीरो आता है, और उसमें नेचुरल नंबर के नेगेटिव आते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये कौन सा सेट आ गया यार हमारे पास में? इंटीजर्स का सेट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और सेट बताता हूँ यहाँ पे। देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है ना, दैट इज़ योर रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं आपके पास में? रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनको आप लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? बेसिकली p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। सर इस बात का मतलब क्या है? अच्छा एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, कि जो q होता है ना, इस q को आप लोग क्या, ये जो q है, इस q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब बताता हूँ अभी। देखो p/q का मतलब क्या है, कि जैसे आप लोगों ने क्या लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, है ना, 4/2 लिख दिया, या 4/3 लिख लिया, चलो 6/4 लिख लिया। तो इस तरीके के जो आपके नंबर्स होते हैं ना, देखो ये ऊपर वाला तो p हो जाएगा भाई, दिस इज योर p, और ये वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? q बन जाएगा। ऐसे ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा? p, और नीचे वाला क्या बन जाएगा आपका? q बन जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब कि जो 5 है ना,
और तो आप इसको डिवाइड में ज़ीरो नहीं होना चाहिए भाई, ये ऊपर वाला तो p होता है ना, दिस इज़ योर p, और ये जो नीचे वाला होगा ये क्या बन जाएगा q। तो q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर q की वैल्यू ज़ीरो हो गई ना तो फिर वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो आ ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपका सेट बना ये रैशनल नंबर का सेट बन गया। अच्छा, रैशनल नंबर के सेट को ना कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर के सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। तो यार ये आपका रैशनल नंबर का सेट हो जाएगा। अच्छा, रैशनल नंबर भी तो सेट होगा ना, क्योंकि आप बोलोगे, कोई आपसे पूछेगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम जिनको। तो भाई आप सबका आंसर सेम ही तो होगा। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप बता दिया मैंने आपको। फिफ्थ आपके पास में यहाँ पे आता है इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर। तो सर इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं यार, तो देखो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ना, जो ये रूट वाले नंबर थे, याद है आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जैसे रूट 2 होता था, तो रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, आपने वहाँ पे प्रूव भी किया होगा। रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। ऐसे ही आपका रूट 4 नहीं होता इर्रेशनल, क्यों, क्योंकि सर देखो रूट 4 जो होता है ना, रूट 4 की वैल्यू 2 आती है, रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है, 2। कैसे, देखो जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, 4, तो 4 का रूट करने पे क्या मिल जाएगा, 2। ऐसे 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, 9, तो 9 का रूट करने पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो यार 2 को, तो देखो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 को आप लोग 2/1 नहीं लिख सकते भाई, अगर आप किसी को भी 1 से डिवाइड कर लोगे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, यानी कि देखो ये बन गया p, ये बन गया q, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म आ गई आपके पास में, है ना। तो p बाई क्यू की फॉर्म आ रही है तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये वाले जो नंबर होते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, ऐसे रूट 7 होता है, तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास में, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप रियल नंबर को समझ लो, इससे पहले हम लोग किसको समझ लेते हैं सर, रियल नंबर्स को। तो यार रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं सर, तो देखो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिसमें आप लोग क्या करोगे, जिसमें अगर आप लोग रैशनल, अच्छा ये सेट क्यों है समझ आया, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार इरेशनल नंबर क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, जो रैशनल नहीं होते भाई, जो रैशनल नहीं होंगे वही तो इरेशनल होंगे ना, तो हर किसी का आंसर सेम होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी सेट है। अच्छा, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अगर आप रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को मिला दोगे तो वो कौन से नंबर फॉर्म करेंगे, रियल नंबर फॉर्म करेंगे। जैसे मान लो आपने 2 ले लिया, अब देखो 2/3 ले लिया मान लो, ये तो रैशनल नंबर है ना यार, क्योंकि आपने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में, ये p है ये q है, तो इसको मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और इसके साथ ऐड कर लो आप लोग रूट 2, और ये रूट 2 मैंने अभी बताया आपको इरेशनल नंबर होता है, तो ये बन गया ना आप लोगों का एक रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को हम लोग ना कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को किससे डिनोट करते हो आप लोग, कैपिटल R से। अब आप एक चीज़ देखो, तो रियल नंबर में कौन से आएंगे भाई, रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो रियल नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर किस किस से मिल करके बनता है, रैशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल Q से, ठीक है सर। और इरेशनल नंबर का हमें अभी सिंबल नहीं पता, मैंने एज इट इज़ लिख दिया इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो ये प्लस का क्यू है ना भाई, अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस का क्यू है, जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो 2 के आगे कोई नहीं होता तो प्लस ही साइन तो मानते हैं हम, तो ये प्लस का क्यू है, इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का क्यू, तो ये बन जाएगा R-Q इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, इरेशनल, क्या चल रहा है आपका, इरेशनल। तो देखो इरेशनल का सिंबल क्या आ गया, R-Q, क्योंकि अगर आपकी जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में से अगर रैशनल को हटा दोगे तो इरेशनल ही तो बचेगा, रियल नंबर में से अगर रैशनल को हटा दोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल। तो इरेशनल सिंबल, इरेशनल का क्या सिंबल मिल गया आपको, R-Q मिल गया,
समझ आई आपको बात? तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट थे हमारे पास में जो हमने क्लास 10th में भी पढ़े थे, लेकिन उनके सिंबल मैंने आपको एक बार बता दिए हैं ना। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई या फिर जेड से, रैशनल को क्यू से, इरेशनल को आर माइनस क्यू से, और रियल नंबर को क्यू से। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट बता दिए। ठीक है सर, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैं आपको ना दो पहले सिंबल बता देता हूँ। दो इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं जो मैथ्स में आते हैं, और भी सिंबल होते हैं लेकिन फिर वो जेई मेंस वगैरह के लिए होते हैं ना। वो जब हम जेई मेन का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे यार। अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, दो इंपॉर्टेंट सिंबल बताता हूँ मैं आपको। एक, अगर आपको कभी ये वाला सिंबल मिल जाए ना, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं यार बिलोंग्स टू, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? बिलोंग्स टू बोलते हैं सर। अच्छा, ये ग्रीक सिंबल होते हैं, है ना, दिस इज अ ग्रीक सिंबल। इसको एप्साइलॉन पढ़ते हैं, एप्साइलॉन, है ना। जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, वो इसको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह में यूज़ करते हैं 12th में। खैर ठीक है, हमारे सिलेबस में काम नहीं है उसका, मैथ्स में नहीं है। हमें इसका मतलब समझना था। इसको एप्साइलन पढ़ते हैं और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। अच्छा, कभी मान लो ऐसा लिखा हो और इस पे ऐसा क्रॉस मार दिया या कट मार दिया, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अब सर इनका मतलब क्या है? पढ़ा तो दिया, देखो बेटा बताता हूँ। डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यार ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि अगर, अच्छा इसको अभी एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा रोक लो। बस मैंने अभी आपको सिंबल बता दिया ना, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले पहले आपको सेट का एक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी बस इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी इसका मतलब बताऊँगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हो, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, भाई सेट तो पढ़ लिया, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो सेट का रिप्रेजेंट करने के वैसे तो दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, है ना। क्या बोलते हो आप लोग? रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको कई लोग क्या बोल देते हैं? टैबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, है ना। क्या बोल दो? रोस्टर फॉर्म, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब सर ये होता क्या है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब देखो मैंने क्या लिखा? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना यार, उनका कलेक्शन बताओ। तो पहले तो ये सेट होगा क्या सर? बिल्कुल सेट होगा। क्यों? क्योंकि 6 से छोटे नेचुरल नंबर अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 ही तो बोलोगे, है ना। तो 6 से छोटे अगर नेचुरल नंबर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो देखो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो अब आपका रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना होता है? अच्छा पहले ये सेट तो हो गया ना। क्यों सेट हुआ समझ में आया? क्योंकि 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। दुनिया में आपसे कोई भी पूछ ले कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये सर वेल डिफाइंड तो है, हर किसी के लिए सेम है, तो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो मतलब सेट भी है। ठीक है, अब देखो, अब रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है कि पहले आपकी जो कलेक्शन आ रहा है उसको लिख दो, 1 2 3 4 5 आ रहा था ना, ठीक है। फिर आप उसको कॉमा से सेपरेट कर दो। मैंने सब एलिमेंट्स को किससे सेपरेट कर लिया? कॉमा से। ठीक है, और फिर आप उनको बंद कर लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। किसके अंदर बंद कर दिया मैंने इसको? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना भाई, ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट। इनका क्या नाम दोगे आप लोग?
कर्ली ब्रैकेट नाम दोगे, ठीक है। तो दीज आर योर कर्ली ब्रैकेट। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका कलेक्शन आ रहा है उसको लिख दो, कॉमा से सेपरेट करो और फिर इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अच्छा, आप इसको कुछ नाम भी दे दोगे, जैसे मान लो इसको मैंने कुछ भी नाम दे सकते हो, किसी भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से आप इसको नाम दे दो। मान लो मैंने इसको कैपिटल ए बोल दिया, क्या बोल दिया, इसको कैपिटल ए बोल दिया। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना आप लोगों का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, या तो आप इसे रोस्टर फॉर्म बोल दो या तो फिर आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चलो। कलेक्शन ऑफ वावल्स, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाले जो वॉवल्स होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाले जो वॉवल्स होते हैं उनका कलेक्शन। तो भाई ये तो वेल डिफाइंड होगा ना। आपसे कोई भी पूछेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वॉवल्स आते हैं, तो आप बोलोगे यार ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है। तो पहले आपने क्या करा, कलेक्शन को लिख दिया। अब कॉमा से सेपरेट करो, सर कॉमा से भी सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब इसको कुछ नाम दे दो, जैसे मान लो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, कैपिटल बी। आप कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसको कैपिटल बी नाम दे दिया। तो देखो ये वाली जो फॉर्म आ गई, इसको भी आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो। यहाँ पे समझ आई आपको ये वाली बात, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो जो मैंने सिंबल बताए थे ना, अब इनका मतलब समझाता हूँ। देखो जैसे इसी सेट को ले लेता हूँ मैं, इसी सेट को, जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक बी सेट ये वाला लिया, कौन सा था हमारे पास में, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छा ये सेट के अंदर जो लिखे हुए हैं ना भाई साहब, जैसे ये सेट के अंदर ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, या इस बी सेट के अंदर ए आई ओ यू लिखा हुआ है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये सेट के क्या है आपके पास में, एलिमेंट्स हैं, है ना। इनको क्या बोलोगे आप लोग, एलिमेंट्स बोल लो। एलिमेंट्स भी बोलते हैं कई लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, तो हम भी बोल देते हैं भाई, को दिक्कत थोड़ी ना। तो इसको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो या फिर आप लोग इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक सेट के अंदर जो भी मटेरियल भरा भरा पड़ा है ना भाई, उसको हम लोग एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ए एलिमेंट है ना भाई, सारे एलिमेंट ही हैं इसके अंदर, जितने भी लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ए है ना आपका, ए एलिमेंट, क्या ये ए एलिमेंट इस बी सेट के अंदर आता है, क्या ये ए एलिमेंट, ये जो ए एलिमेंट है ये इस बी सेट के अंदर आता है। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल आता है। तो आप इसके लिए सिंबल लगा लोगे ये वाला, तो इस सिंबल को हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज योर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये जो ए सेट है ना, दिस ए सेट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये ए सेट बी सेट के अंदर आता है, ये ए एलिमेंट बी सेट के अंदर आता है। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया डी और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेट बी, तो अब मेरे को बताओ क्या ये जो डी एलिमेंट है, क्या इस सेट के अंदर डी एलिमेंट है कोई, तो डी एलिमेंट जो होता है क्या वो इस बी सेट के अंदर आता है, तो आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डी तो इस बी सेट के अंदर आता ही नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना, डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। डी जो होता है वो इस बी सेट के अंदर आ ही नहीं रहा। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आता है तो इसका मतलब वो उसको बिलोंग करता है, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं आता है तो इसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग्स टू करता है। जैसे मेरे को बताओ क्या सी इस सेट में आता है, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या ई इस सेट में आता है, तो यस ई बिलोंग्स टू बी। तो ये हो गया आप लोगों का मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। आपको समझ में आ गया ना ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब, ठीक है। एक फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म, या फिर आप लोग की कौन सी फॉर्म बोल सकते हो आप लोग, टेबुलर फॉर्म। अब एक और फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप सेट को क्या करोगे, यहाँ से बिल्ड करोगे, यानी कि दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा कई लोग ना इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं भाई, तो अपन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सेट बिल्डर फॉर्म
या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है, इसको हम समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने ए सेट ले लिया, ए सेट है मेरे पास में क्या, 1 2 3 4। अच्छा ये कौन सी फॉर्म लिखी है सर आपने अभी, ये तो रोस्टर फॉर्म है ना यार, कॉमा से सेपरेट करके हुए मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स ही तो हैं जो सेट के अंदर हैं, तो कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करे हुए हैं और उसको मैंने कुछ नाम दे दिया। तो सर ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है अभी, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। अब देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म लिखूंगा, देखो इसी को ना मैं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिखने का एक और तरीका देखो भाई, इसको ए सेट है तो इसको भी मैंने ए सेट ही बोला। अब मैंने क्या करा, देखो भाई सेट अब रोस्टर फॉर्म हो चाहे प्रॉपर्टी फॉर्म है तो एक सेट ही ना, तो कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है सर, अब मैंने क्या करा, ये जितने भी एलिमेंट्स थे ना, ये जितने भी एलिमेंट्स थे इनको मैंने एक नाम दे दिया x। ये जितने भी एलिमेंट्स थे इन सबको मैंने क्या नाम दे दिया, x। अब मैं बता रहा हूँ कि ये x है क्या, तो मैंने क्या कहा, x इज सच दैट, ये जो सिंबल लगाया ना भाई मैंने, ये कॉलन का सिंबल है और इस कॉलन का मतलब क्या होता है, सच दैट। इंग्लिश में कॉलन ही तो बोलते हैं इसे, मतलब x कुछ इस प्रकार है, सच दैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ इस प्रकार। तो x कुछ इस प्रकार है कि जो x है ना आप लोगों का, x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है आप लोगों का, एक नेचुरल नंबर है। x क्या है हमारे पास में, एक नेचुरल नंबर है। भाई आप देखो 1 2 3 4 ये जितने भी हैं सब नेचुरल नंबर ही तो हैं ये। तो मैंने कहा कि x क्या है, x कुछ इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर है। लेकिन आप बोलोगे यार अगर मैं इतनी बात को लिख दूं तो फिर नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या सारे आएंगे इस सेट में, नहीं। आप फिर बोलोगे कि जो x है ना, दैट x इज लेस देन 5, कि ये जो x है वो x किससे छोटा है, यहाँ पे 5 से छोटा है, क्योंकि 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 4। तो अब आपका क्लियर हो गया। देखो अब आप इस फॉर्म को समझ के ये फॉर्म बना सकते हो। आप बोलोगे x, इसमें x टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे, है ना, x एलिमेंट आ रहे होंगे, क्योंकि सबको मैंने क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। और x क्या एक्चुअल में एक नेचुरल नंबर है, x क्या एक नेचुरल नंबर है और x किससे छोटा है, यहाँ पे 5 से छोटा है। आपको इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा इसको लिख कई और देखो, एक्चुअल में ना सेट बिल्डर, ये कौन सी फॉर्म है आप लोगों की, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को कोई एक तरीका नहीं होता लिखने का, बहुत तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। देखो इसी को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ, इसी को ना, इस वाले को एक और तरीके से लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ए सेट था मेरे पास में, कौन सा सेट था, ए सेट था। अब क्या लिखा मैंने, देखो कि एक्स, अब मैंने क्या लिखा ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने पहले सारे एलिमेंट्स को क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, सारे एलिमेंट को क्या माना, x। अब मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा था x जो है ना वो x क्या करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। भाई ये देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, x जो x है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब नेचुरल नंबर में ही तो आते हैं। किस में आते हैं ये, नेचुरल नंबर्स में। तो मैंने यही बात तो लिख दी यहाँ पे सर, क्या कर दिया आपने, आपने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं ना। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फिर मैंने लिख दिया कि जो x की वैल्यू किससे छोटी है, 5 से। तो अब आप समझ जाओगे कि वो एलिमेंट आ रहे होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और जो 5 से छोटे होंगे। तो नेचुरल नंबर होंगे तो कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4, और 5 से छोटे है तो 4 ही तक आएगा, तो ये सेट बन जाएगा आपका। तो ये होती है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म, समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे मान लो मेरे पास में एक बी सेट है, बी सेट लिखा हुआ है आप लोगों का 2 4 6 8। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मुझे लिखना है किस फॉर्म में, इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। भाई अभी तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। अब मैं लिखता हूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो कौन सी फॉर्म में लिखूंगा इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो मैंने क्या करा, पहले सारे एलिमेंट को मैंने x मान लिया, हमेशा यही काम करो, पहले सारे एलिमेंट को क्या मान लो आप, x। अब देखो मैंने x क्या लिखा, x इज एन इवन नंबर, x क्या है आप लोगों का एक इवन नंबर है। भाई ये सारे इवन नंबर्स ही तो हैं, आप देखो ना 2 इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर ही तो है। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि x एक इवन नंबर है तो उसमें तो फिर 2 4 6 8 10 12 15 14 16 18 सब आता जाता होगा। तो मैंने इसलिए बता दिया कि जो x की वैल्यू है ना सर
वो x की वैल्यू किससे छोटी है, 10 से छोटी है। किससे छोटी है यहाँ पे, 10 से छोटी है। तो आप क्लियर हो जाओगे ना कि यार 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 और 8 होता होगा, 9 नहीं आ सकता, 9 इवन नंबर नहीं होता। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका देखो, मैंने बी सेट लिखा, बी सेट में मैंने पहले सारे एलिमेंट को x मान लो। भाई मैंने लिखा x क्या है, x एक इवन नंबर है, x इज एन इवन नंबर, x क्या है आप लोगों का एक इवन नंबर है, और x की वैल्यू 9 से छोटी है। तो ये भी तो लिख सकते हो आप, क्योंकि 9 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 और 8। तो ये भी एक तरीका हो गया आप लोगों का लिखने का। समझ आई आपको बात। तो सेट बिल्डर फॉर्म को तो यार आप कई तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, दैट इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या विजुअल फॉर्म बोल देते हैं इसको कई लोग, ठीक है। विजुअल फॉर्म विजुअली आपको समझना पड़ेगा, ये आपको वेन डायग्राम वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे ना उसमें मदद देगा। देखो जैसे मान लो मैंने ए सेट लिख लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये तो भाई रोस्टर फॉर्म है आपके पास में। कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सेट क्या है, इन सारे एलिमेंट को पहले एक्स मान लो, फिर एक्स कुछ इस प्रकार है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर। भाई ये सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर ही तो हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बट ये कौन से नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब विजुअल फॉर्म कैसे दिखाओगे आप लोग, देखो विजुअल फॉर्म बहुत ईजी होता है। आप इस तरीके से एक गोला बना लो सबसे पहले, और देखो ये सेट का नाम क्या था, ए सेट था ना, तो मैंने ए सेट लिख दिया। और ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, यही एलिमेंट तो आ रहे हैं ए सेट के अंदर, 1, 2, 3, 4। तो आप ए सेट लिखो और उसके अंदर ये एलिमेंट डाल दो, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास में, विजुअल फॉर्म। तो जो भी सेट दे रखा है उसके एलिमेंट को एक गोले के अंदर डाल दो भाई। जैसे मान लो एक बी सेट होता, और बी सेट के एलिमेंट होते मान लो 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इस तरीके से ये विजुअल फॉर्म बन जाती। ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। दिस वॉज योर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो चलो आज हम लोगों ने क्या समझ लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को समझ लिया और एकदम सेट के बेसिक को समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है।